झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। मुर्शिदाबाद के सारा जो 22 सीट है, सब जगह शांतिपूर्ण में चुनाव हो रहा है। अरे जल्दी आइए 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। बंगाल की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ भीड़ नहीं है, एक बेचैनी है, एक इंतजार है और इस इंतजार के बीच गूंज रहे हैं दो बिल्कुल अलग दावे। एक तरफ मंच से अमित शाह का आत्मविश्वास भरा ऐलान है कि 152 में से 110 सीटें हमारी होंगी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की वही पुरानी ठसक, 4 मई को हम फिर लौटेंगे। यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये दावा बनाम दावा है, भरोसा बनाम बदलाव है। और इन दोनों के बीच जो खड़ा है बंगाल का वोटर, जो इस बार चुप जरूर है लेकिन उसके फैसले के संकेत बहुत कुछ कह रहे हैं जिसे सब समझ नहीं पा रहे हैं। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग, वो भी 92% के पार। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर छिड़ा विवाद, लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटने का आरोप, सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा इसका असर और दूसरी तरफ बीजेपी का हाई वोल्टेज कैंपेन, रोड शो, रैलियां, वादों की बारिश। ऊपर से देखे तो लग सकता है कि ये सीधी टक्कर है, बीजेपी बनाम टीएमसी, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। ये चुनाव अब सिर्फ सीटों का गणित नहीं रहा, ये नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। कौन पीड़ित है, कौन मजबूत है और किसके साथ जनता खड़ी है। और इसी शोर के बीच कुछ ऐसे अंडरकरेंट्स हैं जिन पर ज्यादा चर्चा ही नहीं हो रही है, लेकिन वही पॉइंट्स इस चुनाव का असली गेम तय करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उन 5 बड़े फैक्टर्स को समझेंगे जो शायद सतह पर नजर नहीं आते, लेकिन इशारा करते हैं कि तमाम कोशिशों, बड़े बड़े वादों और आक्रामक रणनीतियों के बावजूद क्यों ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की सत्ता तक पहुंच सकती हैं। तो आखिर वो कौन से कारण हैं जो बीजेपी के बड़े दावों के बावजूद टीएमसी के पक्ष में हवा बना रहे हैं। क्या एसआईआर का मुद्दा उल्टा पड़ सकता है? क्या मुस्लिम वोट बैंक फिर निर्णायक साबित होगा? क्या ज्यादा वोटिंग बदलाव नहीं बल्कि भरोसे का संकेत है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं इन 5 फैक्टर्स में जो बंगाल चुनाव 2026 का असली गेम तय कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया का ये खास प्रोग्राम आज का एक्सप्लेनर। 5 पॉइंट्स में हम समझने वाले हैं पूरे बंगाल का खेल, जो बता देगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, जिसके लिए आपको 4 मई तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। एसआईआर फैक्टर, मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन, क्या कोई एंटी बीजेपी नैरेटिव है, वेलफेयर बनाम वादे और हाई वोटिंग ट्रेंड। शुरुआत करते हैं उस फैक्टर से जिसने बंगाल में ऐसा तहलका मचाया था, जिसका नतीजा 4 मई को दिखने वाला है। एसआईआर फैक्टर, चुनाव आयोग का दांव या सियासी उलटफेर। जी हाँ, सबसे पहले बात उसी मुद्दे की जिसने इस चुनाव को सबसे ज्यादा विवादित बनाया, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। करीब 90 लाख वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा हुआ। सीमावर्ती जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा और विपक्ष का आरोप लगा कि ये वोटर सप्रेशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये सिर्फ सफाई अभियान था, डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया गया। लेकिन राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। टीएमसी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताया और यही नैरेटिव गांव-गांव तक पहुंचाया। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े विवाद के बावजूद वोटिंग प्रतिशत 92% के पार चला गया, यानी जिनके नाम बचे और वो और ज्यादा मजबूती से वोट डालने पहुंचे। तो विशेषज्ञ मानते हैं अगर किसी वर्ग को लगता है कि उसका अधिकार छीना जा रहा है तो वही वर्ग और ज्यादा एकजुट होकर प्रतिक्रिया देता है। यानी एसआईआर का असर उल्टा भी पड़ सकता है, जहां वोट कटने की बजाय वोट कंसोलिडेशन हो जाए। इसके बाद फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक, क्या फिर बनेगा किंग मेकर। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, इन जिलों में 40% से लेकर 70% तक मुस्लिम आबादी है। 2011 से लेकर 2021 तक टीएमसी की जीत में इस वोट बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस बार चुनौती जरूर है, आईएसएफ जैसी पार्टियां मैदान में हैं, हुमायूं कबीर हैं, कुछ स्थानीय नेता अलग लाइन भी ले रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या वोट बटेगा? तो इतिहास कहता है जब मुकाबला सीधा हो जाता है तो मुस्लिम वोट रणनीतिक तरीके से एकजुट हो जाता है।
और इस बार बीजेपी का आक्रामक कैंपेन, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों की चर्चा, ये सब मिलकर पोलराइजेशन को बढ़ा सकता है। और पोलराइजेशन का सीधा फायदा किसे मिलता है? उसी पार्टी को जिसके पास कंसोलिडेटेड वोट बैंक हो, यानी कि ये फैक्टर अब भी ममता के पक्ष में झुकता दिख रहा है। तीसरा पॉइंट है एंटी बीजेपी सेंटिमेंट। क्या बंगाल अभी भी बाहरी बनाम स्थानीय पर खड़ा है? बंगाल की राजनीति सिर्फ विकास या फिर वादों पर नहीं चलती, ये पहचान और भावना पर भी चलती है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में राज्य में तेजी से विस्तार जरूर किया है, लेकिन बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता का मुद्दा खत्म ही नहीं हो रहा है। आप बार बार सुन रहे होंगे, अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री तो एक बंगाली ही होगा। ये बीजेपी ये दिखाने के लिए बार बार बोलती है कि बंगाल बनाम बाहरी में हम बंगाली मुख्यमंत्री लाने वाले हैं, यानी कि वो नैरेटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां बड़ी बड़ी भीड़ खींच तो जरूर रही हैं, लेकिन टीएमसी लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि दिल्ली बंगाल पर हावी होना चाहती है। ये भावना खासकर ग्रामीण और भावनात्मक वोटर्स में असर डालती है। इसके अलावा ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को भी राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया है। इससे एक सिंपैथी फैक्टर भी बनता है जो सीधे सीधे ममता के पक्ष में जाता है। चौथा पॉइंट है वेलफेयर मॉडल वर्सेस प्रॉमिसेस, भरोसा या फिर बदलाव। बीजेपी ने इस बार घोषणाओं की झड़ी लगा दी है, 3000 महिलाओं को, 1500 युवाओं को, 9000 किसानों को, लेकिन राजनीति में सिर्फ वादा नहीं, विश्वास भी मायने रखता है। ममता सरकार की योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, सबुज साथी, इनका सीधा असर लोगों की जिंदगी में दिखा है। यानी एक तरफ भविष्य का वादा है, दूसरी तरफ वर्तमान का अनुभव। ग्राउंड पर कई वोटर्स कहते हैं जो मिल रहा है उसे क्यों छोड़ें, आने वाला क्या पता मिले या नहीं मिले। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एज है टीएमसी के पास। अब आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो है हाई वोटिंग ट्रेंड, यानी कि बदलाव या फिर समर्थन। तो अब आते हैं सबसे अहम फैक्टर पर, रिकॉर्ड वोटिंग। आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा वोटिंग एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन बंगाल का इतिहास थोड़ा अलग है। 2021 में भी हाई वोटिंग हुई थी और नतीजा क्या आया? ममता बनर्जी की वापसी हुई। इस बार भी 92% से अधिक वोटिंग ने संकेत दे दिया है कि लोग उदासीन नहीं हैं, लोग निर्णायक हैं। तो सवाल ये है, क्या ये बदलाव के लिए वोट है या फिर मौजूदा सरकार के समर्थन में? अगर एसआईआर और पोलराइजेशन का असर जोड़े तो ये ट्रेंड टीएमसी के पक्ष में जा सकता है। अब बिहार का उदाहरण ले लीजिए। 2025 में विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई और एनडीए की बम्पर जीत भी हुई, यानी जनता ने एसआईआर के बाद मौजूदा सरकार को ही बिहार में चुना। तो बंगाल में बम्पर वोटिंग और एसआईआर कुछ ऐसा ही संयोग बना रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल का ये चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भावनाओं, पहचान और परसेप्शन की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी का आक्रामक अभियान, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का जमीनी नेटवर्क। लेकिन इन सब के बीच जो 5 बड़े फैक्टर्स हमने समझे, एसआईआर का उल्टा असर, मुस्लिम वोट बैंक का कंसोलिडेशन, एंटी बीजेपी नैरेटिव, वेलफेयर बनाम वादे और हाई वोटिंग ट्रेंड, ये सभी संकेत एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं कि मुकाबला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। और शायद यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी अब भी इस रेस में आगे दिखाई दे रही हैं। लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला जनता करती है और अब पूरा देश इंतजार कर रहा है 4 मई का, जब ये तय होगा क्या बंगाल ने बदलाव चुना है या फिर पुरानी सरकार पर, ममता पर और टीएमसी पर ही भरोसा दिखाया है। आज के एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जो पॉइंट्स हमने बताए उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है 4 मई को बंगाल में कौन जीतने वाला है, बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है, ये भी कमेंट कीजिए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.